दिया है कि आईएमएफ के पास जा रहे हैं, लेकिन अगर आईएमएफ ने कुछ कड़ी शराइत रखी तो हो सकता है कि इस पर नजर सानी की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि आईएमएफ के पास जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को जो इस वक्त जरूरी है पाकिस्तान के लिए, उसको बेल आउट पैकेज मिलना चाहिए, जो चाहे आईएमएफ के थ्रू मिले या अगर चीन उनको इस तरह का कोई कर्जा दे सके जिसमें बेल आउट पैकेज शामिल हो, तो यह भी पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत बताई गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की ये मजमूई तौर पर कोशिश है कि फौरी तौर पर इस तरह के इक़दाम किए जाएं हुकूमती सतह पर कि इस बहरान से निकला जा सके। बेल आउट पैकेज के हवाले से असद उमर ने जोर दिया है कि बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के लिए जरूरी है, चाहे वो आईएमएफ के जरिए मिले या उसके लिए हमें चीन मदद करे या चीन कर्ज दे। इस बारे में मजीद बात करते हैं। आज न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इमरान सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान सुल्तान, जिस तरह से असद उमर ने वाज़ेह कर दिया कि बेल आउट पैकेज की जरूरत है, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बेल आउट पैकेज में और आम कर्जे में क्या फर्क होगा? देखिए मुनीस, यहाँ पे फिर अगेन एक जो चीज मुबहिम थी वो अभी भी मुबहिम है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों एक बात की कि असद उमर को अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाना चाहिए था, और असद उमर साहब अभी ये कह रहे हैं कि मैंने कभी मना नहीं किया था कि आईएमएफ में नहीं जाएंगे। अभी उनका एक ये स्टेटमेंट है कि जनाब आईएमएफ का इस वक्त बेल आउट हमें इंतहाई जरूरी है, चाहे आईएमएफ दे या चीन या सऊदी या कोई और दे। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आईएमएफ ने ऐसी कोई कर्ज अपनी जो है वो पाबंदियां नहीं बताई हैं, सख्त शराइत नहीं बताई हैं, और अगर नहीं हुआ तो आईएमएफ से नहीं लेंगे, कहीं और से लेंगे। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ ही होगा। आपने जो बात की कि बेल आउट पैकेज जो इस वक्त कहा जा रहा है उसमें और एक आम कर्जे में क्या फर्क होता है, तो मैं आपको इस वक्त बताऊं कि आईएमएफ जो लैंडिंग करता है, आईएमएफ जो कर्जा देता है उस वो इंतहाई नॉमिनल रेट्स के ऊपर देता है। लेट्स से 1% के ऊपर दिया, 1-1.5% के ऊपर वो दिया। इस कर्ज की अदायगी के लिए 4 साल की वो मोहलत भी देता है, और उसके बाद इस कर्ज की वापसी का जो अर्सा होता है वो 10 से 20 साल तक एक्सटेंशन भी उसमें होती है उस मुल्क की पेइंग बैक कैपेसिटी को देखते हुए। जबकि दीगर ममालिक के कर्जों की अगर बात करें, चीन के कर्जों की अगर आप बात करें, तो वो 4.5 से 8% शरह सूद की रेंज में है, और उसमें 1 साल की छूट होती है। अदायगी का जो पेइंग बैक होता है अरसा होता है वो भी बहुत कम होता है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की जो डेट सर्विंग कैपेसिटी है वो बहुत मुतासिर होगी। और आप ये देख रहे हैं कि टू एन एक्सटेंट जो अमेरिका बार बार इस वक्त कह रहा है कि आईएमएफ में आप जो जा रहे हैं और चीनी कर्जे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमारी हुकूमत कह रही है कि उसका ऐसा नहीं है, लेकिन आईएमएफ में अमेरिका का भी एक वजन है। 25% स्टेक है वो आईएमएफ में अमेरिका के हैं, पाकिस्तान के तो सिर्फ 2.5% है। तो अमेरिका तो सवाल पूछ सकता है, जो आईएमएफ का मेंबर है सवाल पूछ सकता है कि आप जो इस वक्त आपने सीपैक के लिए लिए, ऑरेंज लाइन के लिए लिए, इनके मेंटेनेंस कॉस्ट, इनकी लागत बहुत ज्यादा हो सकती है, शरह सूद भी बहुत ज्यादा हो सकती है। फिर इन बड़े प्रोजेक्ट से हम कब कमाना शुरू करेंगे और कब कमा के इनकी अदायगी करेंगे? तो बतौर आईएमएफ एक स्टेक होल्डर और मेजर स्टेक होल्डर ये बात पूछी जा सकती है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इतनी इब्हाम जो क्रिएट किया गया, आपको जाना था, लामहला आपको आईएमएफ में जाना था। फवाद चौधरी साहब उस दिन फरमा रहे थे कि सिर्फ इतवार का वेट कर लें, इतवार को जो है सऊदी डेलीगेशन आ रहा है। पाकिस्तान में अब तक की रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान में जो है वो ऑयल डेफर पेमेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्या चीज मटेरियलाइज हुई? क्या चीज मटेरियलाइज हुई? कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो जिस रेट के ऊपर आपको आईएमएफ से बेल आउट मिल सकता है वो कोई और दे ही नहीं सकता। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको $12 अरब की इस वक्त जरूरत हो तो चाइना या सऊदीया जो है $12 अरब का आपको एक चेक पकड़ा दे कि जनाब 5 साल बाद आप प्रोजेक्ट बनाएंगे लेकिन पैसे आप ले लें। ऐसा मुमकिन नहीं है। कुल इस वक्त जो है वो $10 बिलियन का तो जाके उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से लोन लिया है, तो ये कैसे आपको कर सकते? तो हुकूमत अब तक जो है वो क्लियर नहीं है। आवाम को तो क्लियर करे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फरहान बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फरहान बुखारी साहब, जिस तरह से कि हुकूमत का ये फैसला हो चुका है, हुकूमत के लोग पहले ही कह चुके हैं कि आईएमएफ के पास ही जाना है, और जो सीनियर तजियाकार हैं, आपसे भी गुफ्तगू हुई तो आपने भी इससे कबल यही फरमाया था कि आईएमएफ के पास जाने से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। असद उमर का फिर ये कहना कि अगर कड़ी शराइत रखी गई तो नजरसानी करेंगे, ये क्या बात है? देखिए, अभी मामला उस जगह पे अटका हुआ है जहाँ पे अभी तक कोई माहिदा तो तय हुआ नहीं है। इसलिए एक पब्लिक ऑप्शन यानी पब्लिक में पोजीशन लेने के बाद पता क्या हो रहा है, बड़ी मुख्तलिफ कहानी है।
IMF की जो शर्तें हैं वो जाहिर है इससे कम इंटरेस्ट रेट पे सबसे ज्यादा कंसेशनल, लेकिन सबसे सख्त शराइत के साथ, और आजकल के माहौल साथ में एक मजीद सख्ती इस तरह आ गई है कि जो अमेरिका ने अपोजिशन ली है पाकिस्तान को जो दिए गए चीन के कर्जे उनके हवाले से, और अमेरिका ने ये बड़ा अजीब सा और बड़ा रेयर एक कदम उठाया है, क्योंकि कभी IMF के मामले में पब्लिक में आके अमेरिकी हुकूमत ने इस तरह की कोई पोजीशन कड़ी के हवाले से, ठंडी की पोजीशन वो पहले थी। तो ये एक नया, बिल्कुल गालिबन फरहान बुखारी साहब की आवाज़ हमें वाज़ेह तौर पर नहीं सुनाई दे रही, लेकिन वो ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह से आज अमेरिका की जानिब से ये बयान दिया गया है कि पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त इजाफी मईशत पर बोझ है वो चीनी कर्ज़ों की वजह से, ख़ास तौर पर वो बड़े प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में इस वक्त बंद रहे हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर जो लागत है इसके साथ साथ अगर वो मुकम्मल भी हो जाएँ तो उसकी जो है उसके ऊपर भी एक खतीर रकम दरकार होगी, जो कि एक बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तानी मईशत पर। और आज पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने इसको भी मुस्तरद किया है, कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अगर इस पर हम बात करें कि वज़ीर ख़जाना ने कहा कि चीनी कर्जों का मईशत पर कोई बोझ नहीं है, इस पर कितनी सदाकत होगी? टू एन एक्सटेंट वो सही बात कर रहे हैं कि चीनी कर्जे जो है, मैंने तो सिर्फ अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि अमेरिका क्या सोच रखता है, अमेरिका क्या सोच रखता है, मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा था। और जाहिर है कि अभी जो फरहान बुखारी ने कहा कि शराइत, कड़ी शराइत, वो कड़ी शराइत यकीनन ये है कि आप अपना टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, आप मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करें, अपने करंट अकाउंट खसारे को कम करें और बरामदात बढ़ाने के लिए आप इक़दाम करें। तो इसमें मुझे बताइए कि अगर ये ऐसी शराइत IMF रखता है कि अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करो, तो इसमें कौन सी गलत बात है? ये तो बिल्कुल सही बात है। अब मसला जो है वो कर्ज का नहीं है, मसला ये नहीं है कि हम कर्ज लेते हैं, और पाकिस्तान का कर्ज हम देख रहे हैं हमारी GDP का 70 to 75% है। हमारा कर्जा जो है उसकी अदा करने की सलाहियत कितनी है, ये असल मसला है। जो पेइंग बैक कैपेसिटी है वो असल मसला है। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा कर्जा ग्रीस है। ग्रीस में IMF ने जो ग्रीस से कर्जा लिया, हमने तो फिर 70-75 बिलियन की रेंज में लिया, उनका तो 300% है, 300% उनकी GDP पे है। जापान का कर्जा जो है उनकी GDP का 250% है, लेकिन उनकी जो पेइंग बैक कैपेसिटी है वो बेहतर है, जो कर्ज अदा करने की सलाहियत है वो बेहतर है। पाकिस्तान सारा जो मसला प्रॉब्लम हमें आ रहा है वो हमारी पेइंग बैक कैपेसिटी नहीं है, हम उन कर्जों की अदायगी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे यहाँ नहीं आ रही, डॉलर्स इनफ्लो नहीं हो रहा, तरसीलात ज़र का क्वांटम उतना नहीं है, पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है। मेरे भाई, अगर डॉलर्स हम आने शुरू हो जाए तो फिर कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। हमसे कहीं ज्यादा कर्जा जो है दीगर ममालिक लेते हैं, लेकिन वो अदा करने की सलाहियत रखते हैं। अब हमारा मसला यह है कि हमने जो इतनी बड़े बड़े कर्जे लिए हैं सिर्फ किकबैक्स के चक्कर में, आप उठाए ना जरा इन प्रोजेक्ट्स को तो आपको पता चलेगा कि किकबैक्स के चक्कर में कितने भारी भारी कर्जे लिए वो आज हमारे सर के ऊपर आके पड़ रहे हैं। असल मसला ये है। बिल्कुल, तो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद रहेगा राना मुबशिर साहब, सीनियर रैंकिंग पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। राना मुबशिर साहब, बड़ी तनकीद का निशाना बनाए तौर पर आज अमेरिका की जानिब से जो बयान दिया गया है कि पाकिस्तानी मईशत पर एक बड़ा बोझ है चीन से लिए गए कर्जों और उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के तौर पर पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं वो मईशत के ऊपर बहुत बोझ डाल रहे हैं, क्या कहेंगे? जो कर्जे लिए गए थे वो ऐसे कर्जे लिए गए थे पास्ट में जिनकी कोई तुक बनती नहीं थी, सारी कॉस्मेटिक चीजें थी। प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत थी, पिछली जो हुकूमत गई है उसको, उनको प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो अवाम की जो जरूरियात है उसमें सबसे प्रायोरिटी पे कौन सी चीज आती है। सो उनको प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत थी, और अगर उस हिसाब से अगर कर्जे लिए जाते तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम ना होती, ना इकोनॉमी को इस वक्त इस बैड शेप में होती, ना वो कोई और मसाइल होते यहाँ पे खड़े होते। और लेकिन वो कर्जे इसलिए लिए गए कि जनाब उसमें अच्छी किकबैक्स मिल जाती हैं, उसमें अच्छे जनाब वहाँ पे और मसाइल उनके लोगों के घर सीधे हो जाते हैं, सो इसलिए वो लिए गए। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग में भी जनाब यही इशू है कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर ना की जाती तो आज IMF के पास आप जाते ही था। दूसरा इशू ये है कि 8 महीने 6 महीने जो आखिरी थे मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के, यानी कि वो तो नहीं थे लेकिन हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की थी,
उसमें कुछ ऐसे इक़दाम किए गए जैसे बजट से डेवलपमेंट फंड्स थे जिसको कहते हैं, उनको ऐसे तरीके से यूज किया गया या उनको डोल आउट किया गया कि वो भी एक इशू बने, आइंदा आने वाली हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत है उसके लिए इशू बने हुए। सो मनी लॉन्ड्रिंग आखिरी 6-8 माह जो पिछली हुकूमत के थे वो उसमें जो इक़दाम लिए गए, और उसके बाद जो कॉस्मेटिक चीजों के लिए कर्जे लिए गए जो कि आज सामने आ रहे हैं, उसके लिए भी इश्यूज बने हुए। सो सारी चीजें मिसमैनेज हुई हैं। सो लेट्स सी, थोड़ा सा इनको स्पेस देना चाहिए पीटीआई की गवर्नमेंट को। अगर ये चीजें लाइन अप कर लेते हैं, स्ट्रेटन अप कर लेते हैं तो गुड इनफ। अगर नहीं कर सकेंगे तो 1-1.5 साल की बात है। अगर 1-1.5 साल तो हर कोई देने के लिए तैयार है, लेकिन 1-1.5 साल तक अगर ये चीजें नहीं लाइन अप कर सके या इनको ट्रैक पे एटलीस्ट ना ला सके इंक्लूडिंग द इकोनॉमी, तो फिर इन पे भी क्रिटिसिज्म होगा। लेकिन वो जो क्रिटिसिज्म होगा वो बड़ा हार्श होगा, बड़े पक्के पैरों पे होगा, और वो जो क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल में शायद वो फेस ना कर सके। अगर 1-1.5 साल में चीजें ट्रैक पे नहीं ला सकी पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान साहब अगर ना ला सके, तो फिर इनके लिए एक इशू होगा। उस इशू को ये कैसे हैंडल करेंगे? लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि अभी जो इक़दाम कर रहे हैं ये लोग, उस पे से कोई ना कोई चीजें सीधी हो जाएंगी। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे आई एम प्रीव्यू टू दैट, जो ये सामने नहीं ला रहे अभी, लेकिन वो प्रोबेबली 90 दिन पूरे होने के बाद शायद सारी चीजें डिस्क्लोज करें, लेकिन अभी नहीं ला रहे। लेकिन उन्होंने काम कर लिया हुआ उस पर। बिल्कुल राना साहब, जहाँ तक बात है ये IMF की कर्जों की, तो IMF के कर्जे जो है ये तो इन्हें लेने ही चाहिए। इसके बाद इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं। 3-4 कंट्रीज ऐसी थी जिनसे इन्होंने कहा था कि हमें स्टेट बैंक में पैसे रख दें। स्टेट बैंक में पैसे अगर पड़े रहते तो रिजर्व शो हो जाते, लेकिन मेरे ख्याल में वो उनके लिए वर्केबल नहीं हुआ। दैट वाज वन ऑफ द ऑप्शंस, और वो उन्होंने एक्सप्लॉइट नहीं की ऑप्शन, और वो एक्सप्लोर नहीं हो सकी इनसे ऑप्शन, और ये दे वेंट टू IMF। साहब आप सही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अभी हिडन हैं, वाजे नहीं की जा रही हैं, वो अपने वक्त आने पर हुकूमत बताएगी, या ये भी बात की जा रही है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी तय नहीं हुई हैं IMF और पाकिस्तान के दरमियान। फरहान बुखारी साहब फरमाइएगा कि अमेरिका 25% का उसमें शराकतदार है IMF के साथ, तो क्या अमेरिका का इस तरह से बात करना, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि माजी में कभी इतनी खुलकर अमेरिका ने IMF के हवाले से किसी मुल्क के बारे में बात नहीं की है, क्या किसी तरह से अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान को ये कर्जे ना मिले, या सिर्फ और सिर्फ ये एक बयान की हैसियत से बात की गई है? जी, जहां तक मेरी इत्तला है, मुझे इसे डबल चेक करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में IMF में अमेरिका का शेयर 25% से कम है, बल्कि 20% से भी तो गालिबन कम है जी। अब रही बात ये है कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका की असल में एक चक्करलिस्ट चल रही है चीन के साथ, और अमेरिका की ये कोशिश है कि हर फ्रंट पे चीन को नीचा दिखाए। कोशिश ये करे कि चीन जितना हो सके अपने उसके असर रसूख में, अमेरिका के असर रसूख में आए, और चीन को एक डिफेंसिव पोजीशन पे फोर्स किया जाए। इसीलिए आलमी तिजारत के हवाले से आजकल उनकी चीन के साथ एक लड़ाई चल रही है। तो ये अमेरिका और चीन का जो एक मामला है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते इन मौजूदा हालात में। रहा पाकिस्तान का मामला, तो पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका के पिछले 1.5 साल में, खासतौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जितने ताल्लुकात खराब हुए हैं वो माजी में कभी देखने को मिले नहीं। कम से कम माजी करीब में देखने को नहीं मिले। बहुत मुद्दत पहले 1990s में पाकिस्तान पे सैंक्शन थी, फिर वो 9/11 के बाद वो सैंक्शन उठा ली गई, वो एक तारीख है। लेकिन अब वो फिर उसी दौर पे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जा रहे हैं, जहाँ पे एक सदमोहरी की कैफियत बड़ी वाज़ेह है। अब इसमें 2 चीजें बड़ी अहम हैं मौजूदा सूरत हाल को देखने के लिए। एक तो ये कि ये 90 दिन के बाद जो हुकूमत वक्त और वजीर आजम इमरान खान अपने लाए अमल का पब्लिक में बयान करेंगे, उसके बारे में पसे पर्दा कई चीजें आजकल हो रही हैं, खासतौर पर टैक्स के निज़ाम के हवाले से। और हुकूमत में आला ओहदेदार जिनसे मेरी भी कुछ से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जब हम अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम पब्लिक में लेके आएंगे तो उससे ये मालूम हो सकेगा कि हम पाकिस्तानी मईशत की इस्लाह बड़ी ठोस बुनियादों पे करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये है कि आगे चल के
क्या होता है। दूसरा ये है, जैसे मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ कि देखिए इमरान खान साहब ने जो काम शुरू किया है, उनकी हुकूमत ने पाकिस्तानी मईशत की इस्लाह के हवाले से जो शुरू किया है, ये एक भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने के मुतरादिफ है। ये कोई आसान काम नहीं है और इसलिए तनकीद तो अपनी जगह पे, लेकिन उनके सियासी मुखालफीन की जो तनकीद है वो बहरहाल मुखालफत की बुनियाद पे तो हो सकती है, लेकिन ईमानदारी की बात ये है कि हमें कुछ ना कुछ हमें वक्त देना चाहिए इससे पहले कि ये साबित हो सके कि वाकई हुकूमत नाकाम हो रही है। अभी तो उनकी नाकामी की बात मेरा ख्याल में बहुत ज्यादा कबल वक्त है और पाकिस्तान को इस्लाह की जरूरत है, उस किस्म की इस्लाह की जरूरत है जिससे पाकिस्तान की गाड़ी दोबारा ना सिर्फ ये कि चले बल्कि चलती रहे। ये जो मजाक हो गया है कि जनाब चंद साल ठीक होते हैं फिर वापस IMF या कोई और बहरान, फिर चंद साल ठीक रहते हैं, कुछ निस्बतन बेहतर होते हैं, फिर एक और तरफ हमें अपने बेल आउट के लिए जाना पड़ता है, ये कोई हमारे मसाइल का हल तो नहीं है। इस तरह तो हम बिल्कुल इनडेफिनेटली तो नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं आके इसके नतायज बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए बुरे हो सकते हैं और हमें बार बार इस रास्ते पे जाने से मेरे ख्याल में अगर परहेज किया जाए तो शायद वो पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक बहुत अच्छी सूरत हाल हो अगर हम ऐसा कर सकें। बिल्कुल, फरहान बुखारी साहब साथ मौजूद रहेगा। जी इमरान सुल्तान, ये बताइएगा कि जिस तरह से फरहान बुखारी भी कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत की नाकामी और कामयाबी की बात नहीं है, ये बताइएगा कि जो तनकीद की जा रही है हुकूमत के वक्त इस वक्त, और जिसके जवाब में आज असद उमर ने कह दिया कि कड़ी शरारत हुई तो हम IMF के पैकेज पर, IMF से गुफ्तगू पर, उनसे कर्ज लेने के मामलात पर नजर सानी कर सकते हैं, क्या ये एक सियासी बयान की हद तक इसको लिया जाए? देखिए, मैं तो इसको बिल्कुल सियासी ही समझूंगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई और अरेंजमेंट होता, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन होता, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का कोई ऐसा क्लब होता, 2013 में भी एक क्लब बना था, 2008 में भी ऐसी बातें हुई थी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी ऑप्शन होती तो आप उसके ऊपर जा चुके होते। आप इतनी देर से चीन और सऊदीया की बात कर रहे हैं, वो चीजें मटेरियलाइज हो सकती थी और हो चुकी होती अगर ऐसी कोई बात थी। शराइत जाहिर है कि वो IMF की अपनी जगह। इस वक्त मैं अभी बुखारी साहब जो बात कर रहे थे IMF में अमेरिका की लैंडिंग, वो प्रिसाइसली इस वक्त तकरीबन 20% है, जिसमें ग्रेजुअली कमी हो रही है 18% के करीब, जिसके ऊपर अभी IMF चीफ ऑफ और अमेरिकी सदर के दरमियान मुकालमा भी हुआ था कि इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसमें मेजर जो लैंडिंग है वो चीन और जापान जो है वो IMF की तरफ आ रहे हैं, उनकी लैंडिंग जो है वो ज्यादा है। तो ये पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट जाहिर है कि वहां पे भी होगा कि अमेरिका जो है वो अपने हाथ से निकलने नहीं देगा किसी भी तरीके से चीजों को। और यहाँ पे भी बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल राना साहब ठीक कह रहे हैं, और हम भी यही कहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि कम से कम आज इस स्टेज पे इस मुल्क में पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्कस तो किया जा रहा है। पाकिस्तान में हर तबका जो है हमारी मईशत को डिस्कस तो कर रहा है, इससे पहले तो किसी ने डिस्कस करने नहीं दिया। तो इनको बिल्कुल काम करने देना चाहिए, प्रायोरिटीज बस सेट कर लें। आपके पास अगर IMF में जाना है तो आपने IMF में जाना है, और कड़े इकदाम अगर करने तो जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि 2 साल मुश्किल के हैं, इसमें बहुत कड़ा वक्त है और उसके बाद रिलीफ है, मैं निकाल लूंगा आराम से, तो लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे। जो कम से कम PTI का वोट बैंक है क्रॉस द पाकिस्तान, जिन्होंने इनको वोट दिया, वो तो उनके साथ खड़ा हुआ है। और जब चीजें अच्छे के लिए होंगी, सही के लिए होंगी, तो जो हमारी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इतना बेड़ा गर्क करके गई है, दूसरी 2 हुकूमतें जो मईशत को यहाँ तक छोड़ के गई है, कम से कम आवाम भी तो उसका कंपैरिजन देखेगी ना कि अगर आज का खड़ा वक्त है तो आइंदा कितना अच्छा वक्त आने वाला है। तो हुकूमत को बिल्कुल इस वक्त स्पेस मिलनी चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चीजों को इबाम में ना रखें। आप केयरटेकर गवर्नमेंट ने शरह सूद जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी, 47 साल के हिस्टोरिकल लो के ऊपर थी, आज आप 8.5% शरह सूद के ऊपर आ गए, कि जो पॉलिसी रेट बढ़ गया है। इसी तरीके से 105 का जो है वो डार साहब कहते थे मैंने डॉलर को रोक के रखा हुआ, आज वो 137-38 के ऊपर टच कर चुका है। तो ये कड़े इक़दाम जो है, इस वक्त अवाम साथ है, थोड़ा सा और अवाम साथ देगी, हुकूमत को बिल्कुल स्पेस मिलनी चाहिए, लेकिन खुदारा डायरेक्शन जो है उसी पे रहे और उसी को बताएं। बिल्कुल, तनकीद बराए तनकीद न की जाए। राना साहब, तनकीद बराए इस्लाह की ज़रूरत है और हुकूमत को वक्त देना चाहिए। जिस तरह इस वक्त सूरत हाल मुल्क में आप देख रहे हैं, सियासी तौर पर अपोजिशन भी अपना एक अलायंस बनाती हुई नजर आ रही है, मुत्तहिद होती हुई नजर आ रही है। अपोजिशन का किरदार क्या होना चाहिए इस तमाम तर सूरत हाल में, क्योंकि इमरान खान के मुखलिस होने से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब चीजें जो है ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं,
मैं आपको एक छोटा सा वाकया बयान कर दूं। अभी CPAC की ब्रीफिंग हो रही थी रिसेंटली, 2-4 रोज की बात है। CPAC की ब्रीफिंग हो रही थी और इमरान खान साहब ब्रीफिंग ले रहे थे। सो वो जो नॉर्मल SOP होता है उसके मुताबिक ब्रीफिंग दी जा रही थी। उसके बाद जब डिस्कशन शुरू हुई तो उसमें जनाब रखेंगी चीजें कि कौन सी चीजें फायदा मंद हो सकती है कैबिनेट के लोगों के लिए, यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में, यानी कि उनको कोई जाती फायदा क्या पहुंच सकता है, और उसके अलावा और चीजें भी सारी जो डिस्कस करने की कोशिश की गई। उसमें इमरान खान ने टोका और उसने कहा कि मुझे ये चीजें सुननी नहीं है, ना ये चीजें आप सुनाएं, मुझे बताएं कि कौन सी चीज ऐसी है जिससे मुल्क का फायदा हो सकता है। सो इट वाज वेरी क्लियर। तो एकदम एक खामोशी हुई और एकदम डैम्प की सारी जो ब्रीफिंग थी। सो मतलब कहने का ये है कि पहले भी ऐसी ब्रीफिंग होती थी जिसमें कोई ना कोई आगे चीजें रखी जाती थी कि जिसमें लोगों के इंडिविजुअल फायदे भी होते थे, लोग उसमें इंडिविजुअल फायदे भी लेते थे। सो वो बिल्कुल उन्होंने एक आई वुड से गिव अ कॉल कि जनाब बस इनफ, सीधी बात वो बताए कि जो मुल्क के लिए फायदा मंद चीज है वो बता दे, मैं वो करूंगा। बड़े क्लियरली उन्होंने बोला। एंड इट वाज अ मैसेज टू एवरीवन कि जी पर्सनल फायदे लेने की जरूरत नहीं है, जो चीज मुल्क के फायदे में देंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखें थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस दें गवर्नमेंट को, थोड़ा सा एज दें गवर्नमेंट को। मैं बार बार कह रहा हूँ, आखिरी 6-8 माह जो पिछली हुकूमत के थे उसमें जो इकदाम लिए गए थे वो इंटेंशनली ऐसे लिए गए थे, उसमें मुल्क का फायदा नहीं सोचा गया था। उसमें ये सोचा गया था कि आइंदा जो भी हुकूमत आए, क्योंकि उनको पता था कि उनकी हुकूमत दोबारा नहीं आती, यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोबारा नहीं आती। तो उन्होंने कहा जो भी हुकूमत आए, यानी कि ज्यादा चांसेस ये थे उनको जो नजर आ रहा था कि PTI की हुकूमत आएगी, तो कुछ ऐसे इकदाम लिए गए जिसकी लंबी एक फहरिस्त है, वो किसी वक्त डिस्कस भी की जा सकती है। तो वो ऐसे इकदाम थे कि जिससे आइंदा जो भी हुकूमत आती उसके लिए एक मुश्किलात थी। मुश्किलात जो थी वो कम से कम 1.5-2 साल की थी। सो 1.5 साल तक तो लोग इंतजार कर लेंगे, ठीक है ना। लोगों में भी इतना शऊर आ गया, वो इंतजार जरूर करेंगे कि जनाब एटलीस्ट चीजें ट्रैक पर आ जाए। उनको भी समझ आ गई कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया है, लोगों को भी समझ आती है इतनी चीज। अब ऑपोजिशन जो है वो कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट करे, क्योंकि इसी में उनका सर्वाइवल है। अगर ऑपोजिशन इश्यूज नहीं क्रिएट करेगी तो डाई डाउन हो जाएगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो उन्होंने कोई ना कोई इश्यूज जो है वो क्रिएट करने हैं। सो वो इश्यूज क्रिएट करने के लिए वो कोई ना कोई मसाइल भी क्रिएट करेंगे। अब मसला ये है कि वो कितने अच्छे तरीके से, कितने एहसन तरीके से ऑपोजिशन वाले ये सारी चीजें पक्के पैरों पे, कहते हैं ना, जरा पक्के पैरों पे अगर कोई चीज उन्होंने करनी है, पक्के पैरों पे क्रिटिसाइज करना है हुकूमत को, तो वो तो लोग मान लेंगे। लेकिन हवाई फायरिंग से मेरे ख्याल में पीपल विल नॉट बाय दिस। सो उनको अपोजिशन को जो अपोजिशन करनी पड़ेगी वो बिल्कुल ऐसी करनी पड़ेगी कि वो बिल्कुल उसको काउंटर करे हुकूमत को, और ऐसी जगह पे नेल डाउन करें, ऐसी जगह पे हुकूमत को पकड़ें यहाँ पे वाकई वो गलती कर रहे हैं। राणा साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है कि IMF के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है। IMF के पास बहुत सारे कामयाब मईशत वाले ममालिक भी मौजूद हैं, लेकिन वो उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से उनके कर्जों की अदायगी करते हैं, ये लाहे अमल बनाना एक अहम काम होगा। ब्रेक के बाद आएंगे और इस पर मजीद बात करेंगे। आज प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे IMF के पास पाकिस्तान जा रहा है, जिसकी मुकम्मल तौर पर तैयारी की गई है, लेकिन जो हालिया बयान दिया गया असद उमर की जानिब से, उन्होंने कहा है कि अगर कड़ी शराइत हुई तो उस पर पाकिस्तान नजरसानी कर सकता है। लेकिन जो तज्जियाकार हैं, जो मईशत को समझते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तानी हतमी तौर पर फैसला कर चुका है और हुकूमत को अपनी तमाम तर सूरत हाल से अवाम को भी आगाह करना चाहिए। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि माजी में शाहाना अखराजात के भारी कर्जे लिए गए। माजी के हुक्मरानों ने ऐसे पैसे लिए जैसे वापस ही नहीं करने। हम IMF से जो $8 अरब कर्जा ले रहे हैं वो वापस भी करेंगे। हमारा दौर ख़त्म होने के बाद ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, ऐसा पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे जिससे दोबारा मौशी बहरान पैदा ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल मखदूश है और मुस्लिम लीग नून इस वक्त टूट फूट का शिकार है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
आज मैंने असेंबली में एक रेजोल्यूशन जमा कराई है जिसके जो इस नतीजे में पैसा हुआ कि 6,000 करोड़ रुपए से कर्जे जो हैं वो 30,000 करोड़ के ऊपर पहुंचे। उसका जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं उसके जो जिम्मेदारान हैं उनके तयन के लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। अब हमारे ये जो 8 अरब डॉलर जो कर्जा देना है, इन्होंने तो पैसे ऐसे लिए जैसे कभी वापस ही नहीं करने हैं। 8 अरब डॉलर का कर्जा हमने इस साल वापस करना है और उसके लिए हमें हाथ पाँव मारने पड़े हैं। हमें पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा है, अपने दोस्तों से बातें करनी पड़ी है, IMF से बात करनी पड़ी है। हमारा वादा ये है कि जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी तो पाकिस्तान को कभी दोबारा ऐसे मामलात से नहीं गुजरना पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को नहीं गुजरना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान के अवाम भी हमारे साथ खड़े हैं, वो इसको समझते हैं। शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल जो है वो मखदूश है और मैंने पहले भी कहा था कि जो कुछ उन्होंने किया है अब मुस्लिम लीग नून को अपनी नई क़यादत तलाश करनी चाहिए। जी हाँ, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कह रहे थे कि हम जो कर्ज लेंगे उसको मुकम्मल तौर पर एंड तक पहुँचाएंगे और मुस्तकबिल में कभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी कि पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज़ों की जानिब जाना पड़े, और अगर पाकिस्तान कर्ज़ों की तरफ जाता भी है तो सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं होगी, पाकिस्तान दिवालिये के करीब नहीं होगा। इस पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। साबिक़ सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर वक़ार मसूद हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार मसूद टाइम देने के लिए। फरमाएगा कि फवाद चौधरी जिस तरह से कह रहे हैं कि माजी की हुकूमतों ने जो कर्जे लिए उसको सही तरह से अदा नहीं किया गया और उसमें कुछ इबाहम था, कर्जे लेने में कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी थे, इस तरह की भी गुफ्तगू की गई। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो दावा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आखिरी मौका होगा, ये कर्जा लिया जाएगा और पाकिस्तान बहरान से निकल जाएगा, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आई थी 2013 में, तो उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक IMF का प्रोग्राम किया था जो पूरा नहीं हो सका था और उसके कर्ज जो हैं वो ड्यू थे और वजीर खजाना उस वक्त ये कहा करते थे कि हम IMF में इसलिए गए हैं कि हमें 4.4 या 4.2 अरब डॉलर जो हैं वो पीपल्स पार्टी का लिया हुआ कर्ज जो है वो अदा करना पड़ रहा है। तो ये एक बात उसमें भारत वजन था। और आज अगर ये कहा जा रहा है कि पिछली हुकूमत ने कर्जा लिया हुआ है और 6.4 बिलियन डॉलर का IMF का कर्जा भी खड़ा हुआ है, उसकी भी अदायगी होनी है आइंदा 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, तो ये भी एक जरूरत बन जाती है। तो ये तो एक तरह की साइकिल चल ही रही है। असल बात तो ये है कि हम प्रोग्राम करते हैं और उसको मुकम्मल नहीं कर पाते, और अब जो हाल में मुकम्मल भी किया है तो उसके बाद सब उसके अंदर जो भी कुछ हमने कमाया था, जो भी कुछ हमारे गेन्स थे, वो खुद जाने वालों ने कोई भी वजह रही हो। आखिरी बात यह है कि जनाब ये लोग जो यानी आप जो हालत छोड़कर गए तो अब नई हुकूमत को ये मुश्किल पेश आ रही है। देखिए, मतलब यानी इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने विरासत के अंदर एक मखदूश मईशत इनके सामने आई है। माजी में भी ऐसा होता रहता है, आगे चलना चाहिए। और अब ये तजब्जुब के आलम से निकलकर और अब कमर कस के जो है इन्हें IMF से प्रोग्राम करना पड़ रहा है, जो कि पहले दिन कर लेना चाहिए था या पहले दिन उसका आगाज कर देना चाहिए था गुफ्तगू का इनके साथ। इतनी तो मतलब यानी कि हमारे पास लिबर्टी या जरी नहीं थी कि हम 2 महीने तक इंतजार करते। चलिए, अब वो हो गई बात। अब हालात को दुरुस्त करें। और अभी भी लगता है कि जनाब इन्हें शरह सदर नहीं है कि हम क्यों जा रहे हैं। भाई, ये मतलब एक अस्पताल, हर कोई बीमार अस्पताल में जाता है जी। IMF जो है न अमेरिका है, न चीन है, न जापान है, ये तमाम ममालिक का बनाया हुआ बाहमी इमदाद का इदारा है, जिसके आइन में ये लिखा है कि जो भी रुकन बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल से 2-4 होगा वो आ सकता है और उसकी मदद करनी है। तो हम जा रहे हैं। अच्छा, ये बात बड़ी काबिल कदर है कि असद उमर साहब बार बार इसको दोहरा रहे हैं कि हम इस तरह जाना चाहते हैं कि इस साइकिल को तोड़ दें, फिर दोबारा हमें न जाना पड़े। बड़े अज़म और हौसले की बात है और मैं दुआ करता हूं कि वो इसमें कामयाब भी हों। अगर ये हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जब हम कामयाब भी हो जाते हैं तो अपने हाथों से अपनी कामयाबी को तोड़ते हैं, खराब करते हैं, जो भी कुछ कमाया है उसको जाया कर देते हैं।
जी। अच्छा, ये फरमाएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि IMF के पास तो जाना ही पड़ता है, और जो भी ये एक निज़ाम है, दुनिया का निज़ाम है, तमाम ममालिक का निज़ाम है, इसमें अमेरिका, चीन, कोई मुल्क नहीं, जिस तरह से आपने कहा, ये फरमाएगा कि हुकूमत ने इसको अपना आखिरी ऑप्शन क्यों रखा? हुकूमत ने पहले फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब देखा, वहाँ से कोई मौसर जवाब नहीं आया, IMF को हुकूमत ने आखिरी ऑप्शन क्यों रखा? देखिए, मैं तो इसको समझने से कासिर हूँ, मैं तो इतने तवातुर से लिख रहा हूँ जी। मैंने तो दिसंबर से कहना शुरू किया है, क्योंकि वो तमाम इशारे जो माजी के अंदर हमारे सामने थे जब हमने IMF से राब्ता किया, वो दिसंबर से खराब होने शुरू हो गए थे। सही। और ये चीज इतनी ताखीर कर दी, और आप जब गए भी हैं, जब आप चारों खाने चित हो गए तब आप वहां गए। ये आप जाते, आपकी नेक नामी, जब आपने इंतखाब जीता था, सारी दुनिया के अंदर आप पर रोब और दबदबा था। लोग ये कह रहे थे पाकिस्तान में एक नई सियासी कुव्वत उभरी है जिसने माजी की दो कुव्वतों को जेर करके एक नई राह खोली है। तो उसमें आप जाते तो आपकी इज्जत और तौकीर होती। आप अभी देखिए, एक दिन पहले तक खान साहब जो हैं लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं, उससे चंद दिन पहले तक मोहतरम वजीर खजाना ये कह रहे थे कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। आज आपने देखा है कि तो ये बता नहीं सकते कि इन्होंने क्यों वक्त लाया किया। लेकिन चलिए जनाब, हो गया। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप इसके ऊपर हम इन्हें कोई ज्यादा वो इसमें इनकी पकड़ करें या गिरफ्त करें। इस बात के अंदर हो गई गलती, अब बिल्कुल देर आए तो दुरुस्त आए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमसे गुफ्तगू के साथ साथ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे फरहान बुखारी, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट इमरान सुल्तान, और हमारे सीनियर एंकर पर्सन राना मुबशर।